कहानी शुरू होती है फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया से जो देखने में मॉडर्न जरूर लगती है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि अर्थ के रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म होने लगे। खाना, पानी और रहने की जगह सब चीजें लग्जरी बन चुकी थी। साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बना दी जो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती थी। शुरू में सबको लगा कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि नेचर के साथ किया गया ये एक्सपेरिमेंट एक दिन इंसानों के डीएनए को भी बदल देगा। धीरे धीरे लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन शुरू हो गया। अब एक बच्चे की जगह ट्विंस, ट्रिपलेट्स या उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा होना नॉर्मल बात बन गई और इसी वजह से दुनिया एक और भी बड़े क्राइसिस में फंस गई। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ इंट्रोड्यूस किया, वन चाइल्ड पॉलिसी। इस लॉ के हिसाब से हर फैमिली सिर्फ एक ही बच्चा रख सकती थी और अगर किसी के घर में एक से ज्यादा बच्चा पैदा होते तो गवर्नमेंट उन बच्चों को तुरंत अपने कब्जे में ले लेती। ऑफिशियली लोगों को बताया जाता था कि उन बच्चों को कायरो स्लीप में रखा जाएगा ताकि फ्यूचर में जब दुनिया नॉर्मल हो जाए तब उन्हें वापस जगाया जा सके। इस पूरे सिस्टम को लीड कर रही थी एक पावरफुल पॉलिटिशियन, डॉक्टर निकोलेट केमैन। उसका मानना था कि अगर आज सख्त फैसले नहीं लिए गए तो कल इंसान खुद अपनी ही भूख से मर जाएगा। हर सिटीजन को एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनाना जरूरी था जिसमें उसका नाम, डीएनए और पूरी आइडेंटिटी स्टोर रहती थी। हर गली, हर बिल्डिंग और हर चेक पॉइंट पर स्कैनर्स लगे हुए थे। एक छोटी सी गलती और गवर्नमेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती थी। इसी डेंजरस दुनिया में रहता था एक आदमी, टेरेंस सेटमैन। एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसकी बेटी एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक साथ 7 बच्चियों को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब टेरेंस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे या अपने ग्रैंड डॉटर्स को बचाए। अगर गवर्नमेंट को सच पता चल गया तो 7 बच्चे उससे हमेशा के लिए छीन ली जाएंगी और टेरेंस एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो फैसला लेता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो इन 7 को जिंदा रखेगा। टेरेंस एक आइसोलेटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ किसी को उनके बारे में शक ना हो। फिर वो हर ग्रैंड डॉटर का नाम हफ्ते के एक दिन के नाम पर रखता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन दुनिया के सामने ये 7 अलग लोग नहीं थे, सब मिलकर सिर्फ एक ही इंसान बनती थी, कैरन सेटमैन। रूल बहुत सिंपल था, हर दिन सिर्फ वही बहन बाहर जाएगी जिसका नाम उस दिन के नाम से मैच करता है। मंडे को सिर्फ मंडे, ट्यूसडे को सिर्फ ट्यूसडे और इसी तरह पूरा हफ्ता बाहर सबके लिए वो कैरन थी। लेकिन घर के अंदर हर एक की अपनी अलग पर्सनैलिटी थी, लेकिन चाहे उनके सपने कितने भी अलग क्यों ना हो, जीना सबको एक ही जिंदगी थी। टेरेंस उन्हें बचपन से ही मिलिट्री डिसिप्लिन में ट्रेन करता है, रनिंग, सेल्फ डिफेंस, मेमोरी एक्सरसाइजेस, फेक सिग्नेचर्स, वॉइस कंट्रोल, एक्सप्रेशन कॉपी करना और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे की लाइफ को परफेक्टली याद रखना, क्योंकि अगर मंडे ऑफिस में किसी से बात करे तो ट्यूसडे को नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी होगी। एक छोटी सी मिस्टेक और सबका सीक्रेट एक्सपोज हो सकता था। हर शाम डिनर टेबल पर एक स्पेशल रिचुअल होता था। जो बहन उस दिन बाहर गई होती वो पूरे दिन की एक एक डिटेल बताती, बाकी 6 बहनें हर डिटेल याद करती थी। 30 साल सोचो, पूरे 30 साल तक 7 बहनें एक ही इंसान बनकर जीती रही। ना किसी को शक हुआ, ना गवर्नमेंट उन तक पहुंच पाई। लेकिन हर परफेक्ट प्लान की एक एक्सपायरी डेट होती है और उनकी जिंदगी में वो दिन अब आ चुका था। आज संडे का दिन था, इसका मतलब बाहर जाने की परमिशन सिर्फ संडे को थी। मिरर के सामने खड़ी संडे बिल्कुल कैरन सेटमैन जैसी लग रही थी। अगर कोई उसे देखे तो कभी इमेजिन भी ना करे कि इस चेहरे के पीछे और भी 6 लोग मौजूद हैं। रात होती है, 7 बहनें डिनर टेबल पर इकट्ठी होती हैं। वॉचमैन ने क्या कहा, मार्केट में क्या हुआ, ऑफिस के आसपास क्या चल रहा है, हर बात बाकी बहनें ध्यान से सुनती थी ताकि कल जो बाहर जाएगी उसे कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आज एक चेहरा सबसे अलग लग रहा था। मंडे वो पूरे डिनर के दौरान चुप थी, जैसे उसके दिमाग में कोई और ही बात चल रही हो। फ्राइडे ने अच्छी न्यूज सुनाई, ऑफिस में कैरन के प्रमोशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन मंडे के चेहरे पर खुशी की जगह टेंशन थी और किसी को समझ नहीं आता क्यों। अगली सुबह मंडे का दिन था, उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, लेकिन कैरन कभी ऑफिस मिस नहीं करती और कैरन को आज भी ऑफिस जाना ही था। मंडे मेकअप करती है, रेडी होती है और अपार्टमेंट से निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात जेरी से होती है। जेरी उसका कोवर्कर था और प्रमोशन रेस में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी। लिफ्ट में दोनों अकेले खड़े होते हैं। जेरी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो कैरन, लेकिन ज्यादा दिन तक सीक्रेट छुपा नहीं पाओगी।
जाएगी। बस इतना सुनते ही मंडे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या जेरी को सच पता चल गया? क्या उसने उन 7 बहनों को देख लिया या फिर वो सिर्फ माइंड गेम खेल रहा था? मंडे कुछ नहीं बोलती। लिफ्ट का डोर खुलता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन मंडे के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है? रात होती है पर मंडे अब तक घर वापस नहीं आई। पहले सब सोचते हैं शायद ऑफिस में लेट हो गई होगी। फिर 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन मंडे का कोई अता पता नहीं था। फ्राइडे उसके ब्रेसलेट का ट्रैकर चेक करती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज दिखाई देता है, सिग्नल लॉस्ट। 30 साल में पहली बार कैरन घर नहीं लौटी थी और सबसे डराने वाली बात, गवर्नमेंट के सिस्टम में कभी सिग्नल बिना वजह डिसअपेयर नहीं होता। 7 बहनों को पहली बार महसूस होता है कि शायद उनकी परफेक्ट दुनिया अब टूट चुकी है। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। फ्राइडे बार बार कंप्यूटर पर मंडे के ब्रेसलेट का सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज फ्लैश होता, कनेक्शन लॉस्ट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट का ब्रेसलेट तभी डीएक्टिवेट होता था जब या तो उस इंसान की डेथ हो चुकी हो या फिर गवर्नमेंट ने खुद उसकी आइडेंटिटी लॉक कर दी हो। दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस थी। लेकिन चाहे जो भी हो, कैलेंडर किसी के लिए नहीं रुकता और आज ट्यूसडे का दिन था। जैसे ही ट्यूसडे बिल्डिंग से बाहर निकलती है, वॉचमैन उसे देखकर तुरंत बोला, मैडम कल रात तो आप घर ही नहीं लौटी थी। ये सुनकर ट्यूसडे 1 सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखी। स्माइल करते हुए बोली, अपना ध्यान रखो वरना किसी दिन चोरी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उससे बिल्कुल शक नहीं हुआ, लेकिन ट्यूसडे के लिए ये कंफर्मेशन था। मंडे सच में घर नहीं पहुंची थी। ऑफिस पहुंचते ही सब लोग कैरन को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। प्रमोशन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त किसी को प्रमोशन की खुशी नहीं थी। ट्यूसडे का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, मंडे कहाँ है। उसकी नजर बार बार जेरी पर जा रही थी। कल लिफ्ट में उसने मंडे को जो वार्निंग दी थी वो अब और भी सस्पिशियस लग रही थी। लंच ब्रेक होते ही ट्यूसडे सीधा बार में पहुंचती है जहाँ मंडे सेलिब्रेशन के लिए गई थी। वो वेट्रेस से कैजुअली पूछती है, कल रात सब ठीक था ना? वेट्रेस मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें याद नहीं, तुम सिर्फ एक ड्रिंक पीकर अपने कोलिग जेरी के साथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इसी दौरान फ्राइडे अपार्टमेंट में बैठी ट्यूसडे के ब्रेसलेट का हिडन ऑडियो लाइव सुन रही थी। ये उनका सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम था। जो भी ट्यूसडे सुन रही थी, घर पर बैठी बाकी बहनें भी सुन रही थी। अब सबका शक एक ही इंसान पर था, जेरी। शायद उसने मंडे को ब्लैकमेल किया हो या शायद गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी हो। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, जेरी का सामना करना। जैसे ही ट्यूसडे बार से निकलती है, एक काली वैन उसके सामने आकर रुक गई। 2 ऑफिसर बाहर निकले। उन्होंने बिना कुछ समझाए सिर्फ इतना कहा, कैरन सेटमैन प्लीज हमारे साथ चलिए। ट्यूसडे समझ गई ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग नहीं है। वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि आसपास हर जगह स्कैनर्स और सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। मजबूरन वो वैन के अंदर बैठ गई। जैसे ही डोर बंद हुआ, एक ऑफिसर ने उसके ब्रेसलेट को डीएक्टिवेट कर दिया। अपार्टमेंट में बैठे बहनों की स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई। सिग्नल खत्म। अब ट्यूसडे भी उनसे कांटेक्ट में नहीं थी। रूम में सन्नाटा छा गया। पहले मंडे, अब ट्यूसडे। 2 बहनें एक ही दिन में गायब। वैन सीधा रुकती है चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के बाहर। यही वो जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ऑफिशियली यहाँ इल्लीगल बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जाता था। ट्यूसडे को एक इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। वहाँ उसका सामना होता है डॉक्टर निकोलन केमन से, गवर्नमेंट की सबसे पावरफुल और डेंजरस औरत। फिर वो बोलती है 30 इयर्स, इम्प्रेसिव। ट्यूसडे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 7 बहनें, एक आइडेंटिटी, कैरन सेटमैन। बस इतना सुनते ही ट्यूसडे को समझ आ गया, गेम ओवर। उनका सीक्रेट गवर्नमेंट के सामने आ चुका था। ट्यूसडे फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन केमन उसकी हर बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती है, जैसे उसके पास ऑलरेडी हर प्रूफ मौजूद हो। फिर केमन कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सिर्फ लॉ नहीं तोड़ा, उसने दुनिया के रिसोर्सेज भी चुराए। 7 इल्लीगल बच्चे, मतलब 7 लोगों का एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा स्पेस। ट्यूसडे गुस्से में कहती है, हमने किसी का कुछ नहीं छीना। लेकिन केमन के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग था। उसने तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया, बाकी 5 बहनों को भी ढूंढो। उसी वक्त अपार्टमेंट के बाहर कई सोल्जर्स बिल्डिंग को घेर लेते हैं। अंदर बैठी बहनों को सिर्फ एक बात समझ आ चुकी थी, अब छुपकर जीने का वक्त खत्म हो गया। अब या तो वो लड़ेंगी या फिर एक एक करके मार दी जाएंगी। और तभी अपार्टमेंट का बायोमेट्रिक डोर किसी और की आई स्कैन से अनलॉक हो जाता है।
सब बहनें शॉक हो जाती है। डोर धीरे धीरे खुलता है और सोल्जर्स अंदर घुस जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है गवर्नमेंट ने ट्यूसडे की आंख का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी सिस्टम को फूल कर दिया था, यानी ट्यूसडे उनके हाथ लग चुकी थी और शायद अब वो जिंदा भी ना हो। जैसे ही सोल्जर्स अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं, सारी बहनें अपने सीक्रेट रूम में छुप जाती हैं। कमांडर पूरे अपार्टमेंट को ऑब्जर्व करता है, उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसका एक्सपीरियंस उसे बता रहा था यहाँ कुछ तो छुपा हुआ है। वो सीक्रेट रूम का गेट तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक थर्सडे पीछे से अटैक कर देती है। 1 सेकंड के अंदर सिचुएशन कम्प्लीटली उलट जाती है। थर्सडे सीधा एक सोल्जर की राइफल छीन लेती है। हर मूव परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड था, जैसे सालों से इस दिन की प्रैक्टिस की हो। फाइट के दौरान एक सोल्जर संडे पर फायर कर देता है। बुलेट सीधा उसकी बॉडी में लगती है। संडे जमीन पर गिर जाती है। बाकी बहनें उसकी तरफ भागती हैं। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। 30 साल तक एक दूसरे के साथ जीने वाली फैमिली अब टूटना शुरू हो चुकी थी। अब 7 नहीं, सिर्फ 4 बहनें बची थी। अब उनके पास रोने का भी वक्त नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर निकोलेट अपने ऑफिस में ऑपरेशन मॉनिटर कर रही थी और वो एक नया ऑर्डर देती है, जेरी को भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि केमैन को डर था कि जेरी के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके खिलाफ जा सकती है। इधर अपार्टमेंट में फ्राइडे सब सिचुएशन एनालाइज करती है। मंडे गायब, ट्यूसडे कैप्चर, संडे डेड। अगर वो इसी तरह वेट करती रही तो एक एक करके सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो एक रिस्की प्लान बनाती है। टारगेट था जेरी। उन्हें लगता था मंडे के मिसिंग होने का राज सिर्फ जेरी ही जानता है। वेंसडे फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग थी और डेंजरस सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम रहती थी। फ्राइडे उसके ब्रेसलेट को मॉडिफाई करती है ताकि घर बैठी बहनें उसकी लाइव लोकेशन और बॉडी कैमरा फीड देख सकें। अब वेंसडे अकेले मिशन पर निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचते ही जेरी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। आज कैरन का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। कपड़े भी यूजुअल ऑफिस स्टाइल से अलग थे, लेकिन उससे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। वेंसडे के सामने एक टेजर निकाल देती है। जेरी घबरा जाता है। वेंसडे पूछती है मंडे कहाँ है। जेरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी बहनों के बारे में कुछ नहीं जानता। वेंसडे उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है वो सच बोल रहा है। जेरी का सीक्रेट कुछ और था। उसके पास गवर्नमेंट के इलीगल मनी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स थे। उसके अकॉर्डिंग कैरन सेटमेंट के अकाउंट से डॉक्टर केमैन के इलेक्शन कैंपेन में मिलियंस ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन कैरन ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। तो फिर ये पैसा किसने भेजा। वेंसडे तुरंत उससे प्रूफ मांगती है। बस डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आने ही वाले होते हैं कि तभी खिड़की के बाहर से एक स्नाइपर बुलेट आती है और जेरी के सीने को चीर देती है। वो वहीं कुर्सी पर गिर जाता है। वेंसडे तुरंत समझ जाती है गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को खत्म कर रही है जो सच के करीब पहुंच रहा है। और अब अगली टारगेट वेंसडे खुद थी, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। गवर्नमेंट की स्पेशल फोर्सेस बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी थी। वेंसडे को वही फाइल्स डाउनलोड करनी थी जो केमैन की पूरी सच्चाई एक्सपोज कर सकती थी। एक सोल्जर बाथरूम चेक करने के लिए अंदर आता है। वेंसडे उसके पीछे छुपकर खड़ी थी। जैसे ही सोल्जर अंदर घुसता है वो एक ही अटैक में उसे बेहोश कर देती है। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर बाकी कमांडोज अंदर घुसते हैं। वेंसडे एक एक करके सोल्जर्स को गिरा देती है। डाउनलोड कंप्लीट होते ही वो खिड़की तोड़कर बिल्डिंग के बाहर जंप कर देती है। तीसरे फ्लोर से गिरने की वजह से उसके पैर में बुरी चोट लगती है, लेकिन रुकना मतलब मौत, इसलिए वो दर्द को इग्नोर करके भागती रहती है। अपार्टमेंट में बैठी फ्राइडे उसकी लाइव लोकेशन देख रही थी। वो मैप्स हैक करके उसे सेफेस्ट रूट बताती है, पर अफसोस एक ऑफिसर वेंसडे को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इसी बीच अपार्टमेंट का डोर दोबारा नॉक होता है। इस बार बाहर खड़ा था एड्रिन, चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो का सिक्योरिटी ऑफिसर। सैटरडे उसे देखकर 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। एड्रिन का बिहेवियर अजीब था। वो बिल्कुल किसी बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहा था। सैटरडे हैरान रह जाती है। वो तुरंत सीक्रेट रूम में जाकर बाकी बहनों से पूछती है तुम में से किसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। थर्सडे कहती है मेरा नहीं। फ्राइडे भी मना कर देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर कैरन बनकर एड्रिन से प्यार कौन कर रहा था। फिलहाल ये मिस्ट्री सॉल्व करने का वक्त उनके पास नहीं था। फ्राइडे एक छोटी सी हैकिंग चिप सैटरडे के ब्रेसलेट में फिट करती है। प्लान सिंपल था, सैटरडे एड्रिन के पास रहेगी और फ्राइडे उसके सिस्टम को रिमोटली हैक करेगी। सैटरडे एड्रिन के साथ उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। उधर फ्राइडे हैकिंग शुरू कर देती है। कुछ ही मिनट्स में वो चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो के सिक्योर नेटवर्क में घुस जाती है। एक एक फाइल ओपन होने लगती है और फिर एक शॉकिंग डॉक्यूमेंट सामने आता है। उसमें लिखा था कैरन सेटमेंट के अकाउंट से डॉक्टर निकोलेट के इलेक्शन कैंपेन में मिलियन ट्रांसफर किए गए हैं। फ्राइडे का दिमाग घूम जाता है। ये इम्पॉसिबल था। कैरन नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये ट्रांजैक्शन किस
किसने किए और किस बहन ने गवर्नमेंट के अकाउंट में इतना पैसा भेजा। अब मिस्ट्री और भी गहरी हो चुकी थी। फ्राइडे हैकिंग कंटिन्यू रखती है। इस बार उसका टारगेट था कायरो बैंक, वही जगह जहाँ गवर्नमेंट इलीगल बच्चों को सुलाने का दावा करती थी। कैमरा एक्सेस मिलते ही वो एक एक रूम चेक करना शुरू करती है। हंड्रेड्स ऑफ कायरो कैप्सूल्स, हर कैप्सूल में एक बच्चा। सबको देखकर लग रहा था जैसे गवर्नमेंट सच बोल रही हो, लेकिन अचानक एक कैप्सूल पर कैमरा रुक जाता है। उसके अंदर मंडे जिंदा थी। उनकी आंखों में उम्मीद वापस आ जाती है, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही सेकंड टिकती है, क्योंकि फ्राइडे एक और चीज नोटिस करती है। मंडे किसी टॉर्चर रूम में नहीं थी, ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही थी। वो बिल्कुल शांत बैठी थी। इसी दौरान गवर्नमेंट को फ्राइडे की हैकिंग का पता चल जाता है। सोल्जर्स अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। थर्सडे और सैटरडे कहती है चलो अभी निकलते हैं, लेकिन फ्राइडे मना कर देती है। वो कहती है अगर मैं यहाँ से भाग गई तो सारे प्रूफ्स डिलीट हो जाएंगे, किसी न किसी को यहाँ रुकना ही होगा। बाकी बहनें उसे मना करती हैं, लेकिन फ्राइडे अपना डिसीजन ले चुकी थी। वो सारी फाइल्स दुनिया भर के सर्वर्स पर अपलोड करना शुरू कर देती है। फिर माइक्रोवेव के अंदर गैस कैनिस्टर्स रख देती है। ये एक होममेड बॉम्ब था। उसका आखिरी मैसेज था मंडे को बचा लेना और कैमन को रोक देना। बाहर से सोल्जर्स अपार्टमेंट का गेट तोड़ देते हैं और फिर इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है कि पूरा फ्लोर आग में बदल जाता है। थर्सडे और सैटरडे दूर से ये ब्लास्ट देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों के सामने एक और बहन हमेशा के लिए चली गई थी। अब सिर्फ थर्सडे और सैटरडे बची थी। फ्राइडे के सेक्रीफाइस के बाद दोनों के पास ना घर था, ना कोई सेफ जगह और ना ही ज्यादा वक्त, लेकिन उनके पास एक उम्मीद जरूर थी। मंडे अभी भी जिंदा थी। इसी मिशन में उनका साथ देता है एड्रिन। अब तक एड्रिन को भी पूरा सच पता चल चुका था। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो एक नहीं 7 अलग अलग बहनें थी, और जिस मंडे से उसका रिलेशनशिप था अब वो भी कहीं जिंदा थी। एड्रिन बिना एक सेकंड सोचे उनका साथ देने का फैसला करता है। दोनों ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में घुसने का प्लान बनाते हैं। एड्रिन अपनी ऑफिशियल आईडी का यूज करता है और थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में अंदर छुपाकर बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। अब उनका टारगेट था कायरो स्टोरेज। हर कैप्सूल के अंदर एक बच्चा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गवर्नमेंट टीवी पर दिखाती थी। लेकिन एड्रिन एक मशीन का कंट्रोल पैनल चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। ये कायरो मशीन नहीं थी, ये ऐसा सिस्टम था जिसमें बच्चों को सुलाया नहीं जा रहा था, उन्हें सिडेटिव देकर जिंदा जला दिया जा रहा था। सोचो कितने सालों से लोग ये समझते रहे कि उनके बच्चे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किए गए हैं, जबकि असल में वो उस दिन ही मार दिए जाते थे। एक रूम में उन्हें एक और कैप्सूल मिलता है, उसके अंदर एक लड़की थी। थर्सडे समझती है कि वो मंडे है। वो तुरंत कैप्सूल खोलती है, लेकिन जैसे ही लड़की बाहर आती है वो मंडे नहीं ट्यूसडे होती है। ट्यूसडे जिंदा थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, मंडे कहाँ है? उधर डॉक्टर केमन अपनी इलेक्शन रैली में स्पीच दे रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन थर्सडे एक नया प्लान बना चुकी थी। वो कैरन सेडमैन बनकर स्टेज के पीछे पहुंच जाती है। स्टेज के पीछे मंडे और थर्सडे का आमना सामना होता है और तब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मंडे कभी कैदी थी ही नहीं, वो तो शुरू से ही डॉक्टर केमन के साथ मिली हुई थी। मंडे की आंखों में आंसू थे। वो कहती है मैं सिर्फ एक ही दिन नहीं जीना चाहती थी, मुझे पूरा हफ्ता चाहिए था। और फिर वो अपना सबसे बड़ा राज बताती है। वो प्रेग्नेंट थी, उसके ट्विंस होने वाले थे। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाता तो उसके बच्चों को तुरंत मार दिया जाता। डॉक्टर केमन ने उसके सामने डील रखी थी, अगर मंडे अपनी बहनों का सीक्रेट बता दे तो उसके बच्चों को जिंदा रहने दिया जाएगा। और इसी डील के लिए मंडे ने अपनी ही बहनों को सैक्रिफाइस कर दिया। ये सुनकर थर्सडे बिल्कुल टूट जाती है। जिन बहनों ने मंडे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मंडे ने वही बहनें खुद गवर्नमेंट के हवाले कर दी थी। इसी वक्त एड्रिन और ट्यूसडे ब्यूरो का पूरा डेटा हैक कर देते हैं। कायरो चैम्बर्स की लाइव फुटेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने लगती है। हर टीवी, हर मोबाइल, हर स्क्रीन, सब जगह एक ही सच दिख रहा था। गवर्नमेंट इलीगल बच्चों को सुला नहीं रही थी, उन्हें जिंदा जला रही थी। लोगों के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। दोनों बहनों के बीच इमोशनल और ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। दोनों पूरी तरह इंजर्ड हो जाती हैं। तभी मंडे गन उठा लेती है। वो थर्सडे को शूट करने ही वाली होती है कि उसी वक्त कमांडर जो गोली चला देता है। बुलेट सीधा मंडे को लगती है और अगले ही पल एड्रिन जो को मार गिराता है। मंडे जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थी। वो धीरे से एड्रिन का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर मंडे हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। थर्सडे और ट्यूसडे भी चुपचाप
चुपचाप खड़ी रहती हैं। उन्होंने भी 5 बहनें खो दी थी। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी को ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर निकोलैंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। थर्सडे और ट्यूसडे अब फाइनली अपनी असली आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिकैप लेडी चैनल को कमेंट में बताइए क्या आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे।